Hello everyone, this is Akshat from Shivalik Civils Academy धर्मशाला। तो आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज की हमारी वीडियो है जो करंट में एक ग्लोबल वार चला है, क्राइसिस चली है, एनर्जी क्राइसिस ड्यू टू द मिडल ईस्ट वार। तो आपके सामने जो ये मैप है, ये मिडल ईस्ट मैप है। तो वो ये जो सिचुएशन है करेंटली ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ वार बिटवीन ईरान, ये ईरान है, इजराइल एंड यूएस। यूएस बेसिकली इस मैप में नहीं है, बट उसके सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट एज अ ग्लोबल पावर। तो सबसे पहले हुआ क्या, 28 ऑफ फरवरी 2026 को इसराइल और यूएस जो है वो अटैक कर देते हैं ईरान पर। रीजन बीइंग कि यूएस और इसराइल का कहना है कि जो ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट, जो यूरेनियम की एनरिचमेंट कर रहा है, तो इट हैज पोटेंशियल टू डेवलप अ न्यूक्लियर आर्सनल। ठीक है, जो कि डेट्रीमेंटल इसराइल समझता है, दैट इज डेट्रीमेंटल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, बोथ बीइंग द एनिमीज। तो इसी को देखते हुए डिस्पाइट नेगोशिएशंस, ओमान ने नेगोशिएशन चलाई हुई थी बिटवीन यूएस, इसराइल एंड ईरान। तो उन्हीं नेगोशिएशंस के दौरान 28 फेब को जो है इसराइल एंड यूएस अटैक कर देते हैं ईरान पे। और पहले ही अटैक में दे किल्ड द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। ठीक है, अब उस बात को हो चुके हैं करेंटली 34 डेज एंड देर इज नो साइन ऑफ सीज फायर और ट्रूस बिटवीन दीज कंट्रीज। तो अब ये वार को देखते हुए, इससे पहले अगर हम जाते हैं तो कि हिस्ट्री ऑफ दिस वार क्या है, हम ज़्यादा पीछे तक नहीं जाएंगे बिकॉज मिडल ईस्ट की जो हिस्ट्री है इट इज़ वेरी वाइड और रिपीटेड क्राइसिस हुए हैं, रिपीटेड वार्स हुए हैं। बट अगर हम इस कंडीशन को, इस न्यूक्लियर थ्रेट को देखते हुए अगर हम इसकी हिस्ट्री को समझें, तो ईरान ने जो है अपने 1980s में न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाया जो कि कोवर्ट था, किसी को नहीं पता था, नोबडी न्यू अबाउट दैट। फिर क्या होता है 2002 के अराउंड, 2002 के अराउंड जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि एक ग्लोबल एजेंसी है जो कि इस न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, एटॉमिक एनर्जी को ओवरसी करती है, उसको पता लगा कि ईरान इज एनरिचिंग यूरेनियम। ठीक है, फिर नेगोशिएशंस होती हैं, डिकेड्स ऑफ नेगोशिएशंस हुई एंड 2015 में जो है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एट दैट टाइम, वो साइन होता है। उसमें क्या डिसाइड होता है कि ईरान जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेगा वो सिर्फ अपने एनर्जी यूज के लिए करेगा, नॉट टू डेवलप द न्यूक्लियर वेपन्स। पर ये जब साइन हुआ तो इजराइल जो कि ये छोटी सी कंट्री है ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी, और इवन गल्फ की और भी कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, दे वर वर्बली ओपोजिंग द एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट बने, ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी एंड देयर एनिमोसिटी, और जो उनके थ्रेट्स हैं कि ईरान एक अच्छी पावर, बड़ी पावर बना, न्यूक्लियर पावर बना, तो दे बोथ कंसिडर दिस एज अ सिक्योरिटी थ्रेट। और भी जो गल्फ की कंट्रीज हैं, तो दे नेवर वांट कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने। तो होता यह है कि 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन होता है, तो डील हो गई। ठीक है, अब सब सही होना चाहिए बेसिकली देखा जाए तो। पर फिर आते हैं ट्रंप पावर में। डोनाल्ड ट्रंप की जो फर्स्ट टेन्योर था एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस 2016 से 2020 तक, 2018 में वो इस ट्रीटी को नल एंड वाइड करार दे देते हैं कि ये जो ट्रीटी है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें परमानेंट 5+1 जर्मनी ऑल्सो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की
5 परमानेंट मेंबर्स और जर्मनी, दे वर इन्वॉल्व इन साइनिंग दिस ट्रीटी विद ईरान। ट्रंप उसको नल एंड वॉइड कर देते हैं कि ये जो ट्रीटी है ये अच्छी नहीं है, एंड दिस विल लीड टू द दिस विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ईरान एज ए न्यूक्लियर पावर। ठीक है, तो वो ट्रीटी जो है नल एंड वॉइड कर दी गई 2018 में। 2020 में ट्रंप का फर्स्ट टेन्योर खत्म हो जाता है। 2020 में ट्रंप का जो है फर्स्ट टेन्योर एज अ यूएस प्रेसिडेंट खत्म हो जाता है। आफ्टर दैट क्या होता है कि सिर्फ इस ईरान की न्यूक्लियर जो इसकी एम्बिशंस है उनको देखते हुए कैसे शेप होती है मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स। 2022 में I2U2, पहले तो अब्राहम अकॉर्ड साइन होते हैं 2020 में। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या होता है कि उसमें बहरीन, एक यहां पे छोटी सी कंट्री है पर्शियन गल्फ में, बहरीन और यूएई, I2U2 अब्राहम अकॉर्ड्स, सॉरी अब्राहम अकॉर्ड्स, अब्राहम अकॉर्ड साइन होते हैं। वो इसराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर देते हैं, जो कि अभी तक नहीं हुआ था इतिहास में, जस्ट बिकॉज ऑफ द पैलेस्टीनियन कॉज। वो इसराइल को कोई भी गल्फ कंट्री है वो एज अ नेशन नहीं ट्रीट करते थे, उसके साथ नेगोशिएट नहीं करते थे। तो बहरीन एंड यूएई अब्राहम अकॉर्ड्स में विद यूएस जिसे साइन कराता है इसराइल के साथ नॉर्मलाइज कर देते हैं अपने रिलेशंस को। 2022 में होता है ऐसा, I2U2 करके एक ग्रुप बनता है, उसमें होता है 2 I स्टैंड फॉर इजराइल इंडिया, I इजराइल इंडिया, एंड U2 स्टैंड्स फॉर यूएसए एंड यूएई, जो कि अपने वेरियस रीजंस उन्होंने अपने डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह और अलग अलग जगह में जियोपॉलिटिकल अपनी जो है अपनी 4 कंट्रीज जो है अपनी वेरियस चीजों में कोलैबोरेट करने के लिए I2U2, जिसे बोला जाता है एशियन क्वाड, तो एक ग्रुपिंग बनती है फॉर वेरियस कोलैबोरेशंस बिटवीन दीज नेशंस। फिर उसी के बाद क्या होता है, 2022 में I2U2 बनता है, 2023 में होती है G20 समिट इन इंडिया, G20 समिट जिसे इंडिया ऑर्गेनाइज करता है इन 2023। ठीक है, उसमें साइन होता है एक बहुत ही मेजर एग्रीमेंट, एंड दैट वाज टर्म्ड एज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इंडिया से समवेयर हेयर, इंडिया से थ्रू गल्फ कंट्रीज एंड इजराइल होके यूरोप के लिए कनेक्टिविटी का एक कॉरिडोर बनाया गया, जिसको प्रपोज किया गया कि वी विल बिल्ड दिस कॉरिडोर। बट आफ्टर दैट कैसे आगे हमारी जो है जियो पॉलिटिक्स शेप होती है मिडल ईस्ट की, तो हम पहुंच गए थे 2022 पे जब I2U2 बनता है। आफ्टर दैट 2023 पे, सॉरी 2023 पे जब हम इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम प्रपोजल देते हैं G20 की जो 2023 की सबमिट होती है इंडिया में, उसमें फिर आफ्टर दैट क्या होता है, हाउ ईरान कंट्रोल दिस एरियाज। ईरान और इजराइल, दे आर, वी कैन say that they consider themselves as enemy state। तो क्या होता है, ईरान ये लेबनान में है हिजबुल्लाह,
सिमिलरली गाजा स्ट्रिप जो है यहाँ पे हमास और यमन से हौदीस, ये तीन तीन प्रोक्सीज, इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है, इनको यूज करके जो है ईरान कंट्रोल करता है अपनी, यू कैन से दैट, जियोपॉलिटिक्स को ऑफ एरिया। तो 7 अक्टूबर 2023 को जो है 7 अक्टूबर 2023 हमास जो है, हमास वो इसराइल पे अटैक कर देता है। और आफ्टर दैट, उस अटैक के बाद लगभग ओवर 1000 ऑफ इसराइलीज वर किल्ड ऑन 7 अक्टूबर 2023 अटैक में। उसके बाद जो है इसराइल का कैंपेन चलता है गाजा में, जो कि सब कहते हैं कोई कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड बाय इसराइल एंड वट एवर, गाजा को कंट्रोल किया गया है टू जस्ट टू एलिमिनेट हमास। हमास ने अटैक किया 7 अक्टूबर 2023 को। ईरान ईरान की प्रॉक्सी हमास ऑब्वियसली अटैक ईरान के कहने पर ही करेगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो वार है, वार की सिचुएशन जो है बिल्डअप हो रही थी धीरे 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 धीरे। जो भी एरिया की पॉलिटिक्स है वो वार की तरफ इंडिकेशन कर रही थी कि आज निकल कुछ ना कुछ हो सकता है। आफ्टर दैट कैंपेन चलता है इसराइल का, अभी तक वो सीमित है हमास को लेके। हिजबुल्लाह उसमें इन्वॉल्व होता है बीच में फ्रॉम लेबनन, उसको इसराइल अटैक करता है, हमास को अटैक करता है, और ये वार यहां तक अभी तक सीमित है। आफ्टर दैट इसी बीच में 2024 में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा से प्रेसिडेंट बनते हैं यूएस के, ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप 2024 में प्रेसिडेंट बनते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ईरान पे ऑलरेडी यूएस ने सैंक्शंस लगाए हुए थे, ऑयल सैंक्शंस, बहुत कुछ, टू क्रिपल इट्स इकोनॉमी, ताकि ये जो है अपना जो न्यूक्लियर एम्बिशन है उसको कहीं ना कहीं छोड़े और न्यूक्लियर एनरिचमेंट की तरफ ना जाए। तो फिर से प्रेशर चला था ईरान पे कि न्यूक्लियर एम्बिशन या न्यूक्लियर एनरिचमेंट को खत्म किया जाए। तो इसी को लेके नेगोशिएशंस चलती हैं, बट कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तभी 2025 में 12 डेज वार होता है बिटवीन इजराइल एंड ईरान। ठीक है, हुआ, इन्होंने अटैक किया ईरान पे, ईरान ने मिसाइल दागी, लगा कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। ठीक है, पर सीज फायर हो जाता है अल्टीमेटली 12 दिन के बाद, सीज फायर। ठीक है, फिर क्या होता है आफ्टर सीज फायर? इशू तो अभी भी था कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो कि ईरान करना चाहता है, एंड ईरान कहता है कि आई एम डूइंग दिस फॉर एनर्जी पर्पसेस, पीसफुल पर्पसेस के लिए हम जो है अपनी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है हमने चलाया है। बट इसराइल और यूएस का कहना है, बेसिकली इसराइल का, इट हैज पोटेंशियल 60% ऑफ यूरेनियम एनरिच कर चुका है ईरान, और हार्डली कैपेसिटी है 90% ऑफ एनरिचमेंट करने की, जिसके बाद जो है देर इज नो गोइंग बैक, एंड ईरान जो है न्यूक्लियर स्टेट बन सकता है विद डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, तो नेगोशिएशंस चलती हैं। तो इसी बीच जो ओमान है, ये कंट्री ओमान, ये ऑर्गेनाइज करता है नेगोशिएशंस बिटवीन यूएस, इजराइल एंड ईरान। और वेरियस सोर्सेस से या ओमान की लीडरशिप ने, ईरान ने रिपीटेडली बोला कि नेगोशिएशंस बड़ी अच्छी चली हैं, इवन यूएस साइड की नेगोशिएशंस आर गोइंग गुड। बट इसी बीच जो है 28 फेब को
वार हो जाता है व्हेन इजराइल एंड ईरान, यूएस, व्हेन इजराइल और जो यूएस है मिलके अटैक कर देते हैं ईरान पे। ठीक है, अब उस वार को हो गए हैं 34 दिन। आज की सिनेरियो ये है, पहले में जब इन्होंने अटैक किया तो ऑब्वियसली ईरान अटैक करता है, रिटेलिएशन करता है। ईरान रिटेलिएशन में अटैक करता है अलोंग विद यूएस के बेसिस हैं जो डिफरेंट यहाँ पे कतर में और कुवैत में, इधर यूएई में, इन अलोंग विद देम इसराइल पे अटैक करता है, इन बेसिस पे अटैक करता है और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करता है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। रीजन बीइंग कि जो वर्ल्ड की 20% ऑफ द क्रूड ऑयल है वो जाता है इस स्ट्रेट से। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तभी जो है इस युद्ध को देखा जा रहा है वर्ल्ड की एक एनर्जी क्राइसिस से रिलेट करके। क्यों? क्योंकि 20% ऑफ द ऑयल, वर्ल्ड ऑयल पासिस थ्रू द स्ट्रेट। ठीक है, तो और सीज फायर की अभी तक जो आज तक की सिचुएशन है, देर आर नो इंडिकेशंस ऑफ सीज फायर। यूएस ने बहुत बार, 2-3 बार जो है यूएस ने टाइमलाइन दी है कि ईरान हमारी बात माने या हमारे साथ। पाकिस्तान के थ्रू एक 15 पॉइंट फ्रेमवर्क भेजा है, 15 पॉइंट फ्रेमवर्क टू ईरान सीज फायर को लेके अपनी डिमांड्स रखी हैं यूएस ने। ईरान ने उन्हें इलॉजिकल, इरेशनल और वाहियात डिमांड्स करार देके अभी तक कहा है कि वी आर नॉट इन नेगोशिएशंस, वी आर नॉट हैविंग नेगोशिएटिंग विद यूएस करेंटली, और सीज फायर का कोई चांस नहीं है। रीजन बीइंग कि जो ईरान की जो मेजॉरिटी ऑफ लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप, वो एलिमिनेट हो चुकी है, उन्हें मार दिया गया है। अली खमेनी वो नहीं रहे ईरान सुप्रीम लीडर आफ्टर दैट। तो ईरान की जो इस समय कहा जाता है कि जो ईरान की लीडरशिप है या ईरान का जो कंट्रोल है वो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हाथ में। ठीक है, अब ईरान फोर्सी या अपनी अपनी इस कंडीशंस को कभी देखते हुए अपनी उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई, डिफेंस स्ट्रेटेजी, दैट इज कॉल्ड एज मोज़ाइक डॉक्ट्राइन। मोज़ाइक डॉक्ट्राइन उसमें जो है ईरान को 31 डिफरेंट प्रोविंसेस में ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बांट दिया, एंड दे आर डिसेंट्रलाइज्ड, दे आर अलाउड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, और जिसकी वजह से जो है वार चला है। और ये मिलिट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर हार्ड लाइनर्स, तो इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू नेगोशिएट विद मिलिट्री और हार्ड लाइनर्स। तो अभी वार के रुकने की कोई संभावना नहीं है। और जैसा कि जो है डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जैसा कहा है, जो भी स्टेटमेंट सुनने को आ रही है, वार नहीं रुक रहा है, जल्दी नहीं रुक रहा है, अभी तक तो ऐसा लग रहा है। तो अब ये वर्ल्ड के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो वर्ल्ड के लिए है तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए भी एनर्जी क्राइसिस है। ऐसा क्यों? क्राइसिस भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी जो है अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस को लाने की इन और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। अब ये इंडिया के लिए क्या इश्यूज आते हैं? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, हाँ, वन मोर थिंग, ये जो ये है बाब अल मंदेब,
बबल मंदब, यहां से जो है हाउदीस, जो ईरान की एक तीसरी प्रॉक्सी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो वो करती है, ऑपरेट करती है। ये भी रिसेंटली जो है वार को ज्वाइन कर चुकी है एंड इट हैज स्ट्राइक इजराइल विद अ मिसाइल। तो एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि इस ट्रेड रूट पे भी फर्क पड़ सकता है इन फ्यूचर सिनेरियोस। जैसा भी ये वार जो है जिस हिसाब से जाएगा तो पता लगेगा। हाँ, अब हम आते हैं इंडिया के लिए। इंडिया के लिए क्यों ये एक मेजर क्राइसिस है? इंडिया जो है 40 to 50% ऑफ अपना क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि लोग पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, कैनियों में तेल भरवा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि हमारी ऑयल की कमी हो सकती है इन नियर फ्यूचर, अगर ये वार लंबा चलता है तो। सेकेंड थिंग इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये आपने देखा ही होगा आजकल सिलेंडर्स की शॉर्टेज की वजह से जो है बुकिंग डेज जो हैं वो फिक्स कर दी गई हैं। इससे पहले नहीं आप बुक करा सकते, एंड देन डोमेस्टिक सप्लाई को पर तवज्जो दी है, कमर्शियल सप्लाईज को जो है रेगुलेट किया गया है। ऐसा क्यों? बिकॉज इंडिया इंपोर्ट्स इज 60% ऑफ द एलपीजी रिक्वायरमेंट्स, और उस 60% में से 90% ऑफ देम आर इंपोर्टेड थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ऑब्वियसली शॉर्टेज होगी तो क्राइसिस होगी। एंड सेम गोज फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जो एलएनजी है, जो हमारी 55 से 60% ऑफ दी एलएनजी है वो हम यहां से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अदर इशू है, जो अदर हमारे चैलेंजेस उभर रहे हैं इंडिया के, इज ड्यू टू दिस वार इज एनर्जी क्राइसिस। हमने देख ली, दैट इज एलपीजी, एलएनजी एंड क्रूड ऑयल। आफ्टर दैट एग्रीकल्चर पे अगर हम आए तो हमारी अराउंड 40 to 45 to 50% ऑफ द रूरल इकोनॉमी जो है, रूरल वर्क लेबर वर्कफोर्स जो भी है, दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और जैसे आपको पता है अभी आने वाले समय में अराउंड जून खारिफ का जो है सोइंग सीजन आएगा, खारिफ क्रॉप्स हमारी जो है उनका समय आएगा। उसके लिए हमें चाहिए फर्टिलाइजर्स। तो हम फर्टिलाइजर कितने कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? अराउंड 70% ऑफ यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट से। ठीक है, सल्फर, अमोनिया, ये हम इंपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट से इन वेरिंग क्वांटिटीज। अराउंड 1/3 के आसपास है, टू बी प्रिसाइज। हाँ, 1/3 के आसपास सल्फर, अराउंड सिमिलर अमाउंट्स में हम अमोनिया जो है इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम मिडल ईस्ट। ठीक है, आफ्टर दैट इन दो चीजों के अलावा हीलियम, हीलियम की जरूरत पड़ती है इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। और सेमीकंडक्टर्स आपको पता है इंडिया कितना ग्लोबली अपने आप को पिच करना चाह रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। हमने सेमीकंडक्टर मिशन भी चलाया था रिसेंटली 2023 में। और तो हीलियम की शॉर्टेज हो रही है फॉर दिस। एंड आफ्टर दैट ये हो गए हमारे रॉ मटेरियल शॉर्टेज। उसके बाद अगर हम कैपिटल
फ्रंट पे बात करें, अराउंड 12.8 बिलियन डॉलर्स जो है एफपीआईज इंडियन मार्केट से सेल कर चुके हैं अपने स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट्स इन मार्च अलोन। सिर्फ मार्च में इतने बिलियन डॉलर्स के हमारे जो है इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया से जा चुकी है इन एफपीआईज। ठीक है, अगर क्रूड ऑयल का दाम $10 पर बैरल से बढ़ता है तो ये हमारे करंट अकाउंट में हमको जो है डेंट देता है ऑफ $9 बिलियन। $9 बिलियन। तो आप देख सकते हैं करंट और कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से इस वार ने है जो इंडियन इकोनॉमी पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट प्ले किया है। आफ्टर दैट आप रोज न्यूज़पेपर में या कहीं न्यूज में पढ़ रहे होंगे जो इंडियन रुपी है, इंडियन रुपी इज डेप्रिशिएटिंग क्विकली विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स। अभी अराउंड 95 रुपी पर डॉलर के अराउंड इंडियन रुपी जो है ट्रेड कर रहा है। और ये सब इंस्पाइट ऑफ आरबीआई इंटरवेंशन, जो कि अपने लगभग $20 बिलियन के फॉरेन करेंसी एसेट्स को है जो सेल कर चुका है जस्ट टू कंट्रोल द फॉल ऑफ द रुपी। और ऐसा अनुमान है अगर ये वार लंबा चलता है तो ये और इसकी जो वैल्यू है गिरेगी, तो इट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर आवर इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे डायस्पोरा की, जो जीसीसी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये 6 कंट्रीज का एक ग्रुप है इधर मिडल ईस्ट में। वहां पे लगभग हमारा 1 करोड़ डायस्पोरा रहता है, यानी कि इंडिया के लगभग 1 करोड़ लोग, 10 मिलियन ऑफ पीपल जो है दे वर्क एंड स्टे देयर। तो यहाँ से लगभग हमारे जो टोटल रेमिटेंसीज है, इंडिया लार्जेस्ट रेमिटेंसीज जो है इंडिया को आते हैं वर्ल्ड में, एंड और अबव $100 बिलियन है, $125 बिलियन के अराउंड हम रेमिटेंसीज जो है ले चुके हैं लास्ट ईयर में, एज फार एज आई नो। कंफर्म कर सकते हो आप, आई एम नॉट श्योर। तो वो उनका जो 30% ऑफ द पोर्शन है, 38% ऑफ दैट पोर्शन कम्स फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। तो हमारी जो रेमिटेंसीज है, रेमिटेंसीज को हर्ट करेगा ये वार। तो और सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही है डायस्पोरा के लिए। तो डेफिनेटली हमारे जो इश्यूज हैं, हमारे जो कंसर्न्स हैं, दे आर अलाइंड विद दिस गल्फ नेशंस। और ईरान ने रिसेंटली अटैक भी किया है, यूएई जो है उस पर ड्रोन अटैक हुए हैं, सऊदी पे हुए हैं, थोड़े यूएस बेसिस हैं जो यहाँ पे हो रहा है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि वार कभी भी आउट ऑफ हैंड भी जा सकता है और कंट्रीज भी इसमें फुल फ्लेजली इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो देखना होगा ऐसा होता है या नहीं होता। आफ्टर दैट ये तो हो गए हमारे इम्पैक्ट जो इस वार के हैं। तो ये वार हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी प्रेजेंट करता है। अपॉर्चुनिटीज किस सेंस में हमें ये वार प्रोवाइड करता है? सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडिया ने 500 गीगावाट 2030 तक अपना, तो हम 49 गीगावाट ऑफ जो हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी है 2025 में ऐड की है हमने। ऑन कॉन्ट्रेरी जो चाइना है, चाइना ने 2025 में अराउंड 1600 गीगावाट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि विंड, सोलर, जियोथर्मल, हाइड्रो, बायोफ्यूल्स ये ऐड की है। तो डेफिनेटली कि हमारे पास स्कोप है इसको ग्रो करने का। वी कैन ऐड वी कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज आवर टारगेट्स अगर हमें अपनी जो डिपेंडेंसी ऑन ऑयल या फिर मिडल ईस्ट कम करनी है। और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज
मिडल ईस्ट हमेशा से ही इंस्टेबल रीजन रहा है, हिस्ट्री मिडल ईस्ट की बहुत रही है वार की। आफ्टर दैट सेकंड थिंग इज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाया है। हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोलाइसिस से बना रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस से, और गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंटली जो है इस पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। डेफिनेटली हम हाइड्रोजन पावर्ड गाड़ियां, बसेस और एटलीस्ट हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम चला सकते हैं और प्रमोट करेंगे हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। तो ये हमारी डिपेंडेंसी को जो है ओवर द ईयर्स कम करेगा ऑन दिस रीजन। आफ्टर दैट आता है ईवी एडॉप्शन पॉलिसी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। हालांकि इस सेक्टर के अपने और चैलेंजेस हैं, जैसे कि जो इसके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए होता है उस पर चाइना की मोनोपोली है अराउंड, उसकी जो भी प्रोडक्शन है, बहुत चीज़ें हैं उनमें, उसकी भी सप्लाई चेन डिस्टॉर्टेड है, बट वो चलो बाद का इशू है। बट हमें फर्स्ट थिंग इस ईवीज की जो पेनिट्रेशन है वो इकॉनमी में बढ़ानी पड़ेगी। इसको हम कैसे कर सकते हैं, और हम कर भी रहे हैं। अराउंड टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स को हमने बहुत टारगेट किया है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। अब सब्सिडीज दी है गवर्नमेंट ने ताकि ये चलें। उसके बाद आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसेस, ट्रक्स, जो हमारी जितनी भी लॉजिस्टिक जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ट्रक्स, ये बसेस हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑन अर्लीस्ट हमें इनका इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करके। इसका हम टारगेट रख सकते हैं अराउंड 2035 या 2030, जो भी फिजिबल हो। और ये जो चेंजेस हैं ग्रेजुअल आए, ऐसे सडन चेंजेस ना हो जो कि डिस्टोर्ट करें इकोनॉमी को, क्योंकि आफ्टर दैट जो हमारा, हम बल्कि जिसके ऊपर काम कर भी रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग, हमने 20% ऑफ E20 का जो फ्यूल है वो हम ब्लेंड कर चुके हैं, यानी कि हमारे फ्यूल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है वो इंक्रीज की है हमने। और इसके लिए G20 मीटिंग में ही 2023 में हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बनाया है। इसमें जो ब्राज़ील हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ओवर द ईयर्स, और उसने अपनी इथेनॉल ब्लेंडिंग को बहुत अच्छे से इंक्रीज किया है। और ये आफ्टर मिडल ईस्ट क्राइसिस जो हुआ था, लास्ट फ्यूल क्राइसिस, उसके बाद से ब्राज़ील ने अडॉप्शन किया था इस पॉलिसी का, इस प्रोग्राम का, और सिग्निफिकेंट जो है इसमें स्ट्राइड्स लिए हैं फॉरवर्ड। हम वहाँ से सीख सकते हैं, एंड वी कैन डू दैट। इसके लिए हमारा जो चैलेंज इस हमारे जो अभी इकोनॉमी में गाड़ियां हैं, कार्स हैं, व्हीकल्स है, दे आर आईसी इंजन जो आउटडेटेड हैं, दे आर नॉट E20 कंप्लायंस। तो हम इसे फोर्स नहीं कर सकते। वी नीड टू डू दैट ग्रेजुअली, स्लोली, एंड फेजिस में इसके टारगेट रख के हम कर सकते हैं। इवन ये जो हमने E20 ब्लेंडिंग की है, इससे भी हमारी एक स्मॉल पोर्शन ऑफ जो इंपोर्ट है वो फ्यूल का, ऑयल का, क्रूड ऑयल का कम हुआ है फ्रॉम मिडल ईस्ट। आफ्टर दैट हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है, हमारा यूएई इवन के साथ अभी एक एग्रीमेंट भी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। तो हमें डाइवर्स करना पड़ेगा अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, जो हमारे यूएई में बासमती राइस, इवन वीट जाता है, बहुत कुछ है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट को। हमारे पास रेडी मार्केट्स होने चाहिए डिफरेंट। अगर कुछ क्राइसिस कहीं पे होता है, सपोज स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है, ये बबल मंडप बंद होता है, तो एशियन कंट्रीज हैं,
या हमारे नेबरिंग कंट्रीज है जिनके साथ हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है हमने अभी तक रियलाइज नहीं किया है, बहुत गैप है, वो हम कर सकते हैं जस्ट टू डाइवर्सिफाई अवर एक्सपोर्ट्स, और हम डिपेंडेंट ना हो कुछ कुछ कंट्रीज पे, जो चाहे कोई भी हो, यूएस हो, यूएई हो, चाइना हो, हम कई भी कंट्री है उस पर हम डिपेंडेंट ना हो फॉर एक्सपोर्ट्स। और लास्ट पॉइंट, जो हम ओएनजीसी और हमारी जो डिफरेंट ऑयल एक्सप्लोरेशन कंट्रीज है, दे शुड इन्वेस्ट सिग्निफिकेंटली इन एक्सप्लोरिंग ऑयल, जो हमारे इकॉनमी जैसे ग्रो कर रही है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री है, लार्ज डेवलपिंग कंट्री है, तो सिग्निफिकेंट जो हमारा पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो ऑयल एक्सप्लोरेशन पे जाए। बॉम्बे हाई है, हमारा कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, एंड डिफरेंट रीजन्स में हमारे जो ऑयल होने की संभावना जो है बताई जाती है, और वी आर फार फ्रॉम रियलाइजिंग आवर कंप्लीट ऑयल पोटेंशियल। तो हम वो भी करने का यही सही समय है, बिकॉज वी कैन नॉट वेट फॉर अनदर क्राइसिस टू टेक रेडिकल स्टेप्स। वो स्टेप्स हमें इस क्राइसिस से सीख कर लेने होंगे, एंड वी विल हैव टू isolate, we will have to, we can say that, fortress our economy, कि वो किसी भी रीजन के शॉक से जो है डिरेल ना हो। एंड और जैसा कि आजकल देखा गया है, तो सेक्शंस, इकोनॉमिक सेक्शंस और टैरिफ बैरियर्स और बहुत से इकोनॉमी को यूज किया गया है एज अ टूल, जियो पॉलिटिकल टूल, टू हर्ट अदर इकोनॉमीज। ग्लोबलाइजेशन है, कहीं पे भी कुछ होता है, definitely every country gets impacted, so we need to diversify and take gradual steps to make our economy resistant to such shocks in future. So thank you all, I hope you like the lecture.